जी, वंस अगेन वेलकम टू क्रिकनेट। मैं हूं जावेद काजी और मैं असदुल्ला भट्ट साहब का साथ देता हूं। वो ये चैनल रन करते हैं। असदुल्ला भट्ट साहब ने तकरीबन 95 जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वो खेले हुए हैं। 15 साल तक हबीब बैंक के साथ भी रहे हैं। तो ये चैनल उनका रन करने का ये मकसद है कि जो क्रिकेट इशू हैं वो आप तक पहुंचाएं और जो मैचेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड उनकी जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हैं जिन्होंने कोशिश की कि जो करप्शन है उसको एक्सपोज किया जाए हमारी जो क्रिकेट है उसमें। जी बिल्कुल, मेरा जो इशारा है वो है अता और रहमान की तरफ, जो कि अपने ज़माने में ज़बरदस्त बॉलर थे और उनसे आज हम बातचीत करने चले हैं। उनकी आप बीती जो है वो आप तक पहुंचाएंगे और हमारे साथ असदुल्ला भट्ट साहब जो हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताते चलूं कि जो अता और रहमान साहब हैं उन्होंने 13 टेस्ट और ओडीआई जो है वो भी 30 खेले हुए हैं और जबरदस्त स्टार्ट इन्होंने लिया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दोस्तों ने, कुछ माफिया ने इनको फंसाया और एक्सपोज करते करते ये खुद जो है वो उसमें फंस गए। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। अता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट खेलने के लिए नौजवान निकलते हैं तो बड़ी कोशिश करते हैं, कुछ सिफारिशें होती हैं, कुछ पर्चियां होती हैं, लेकिन आप फर्स्ट क्लास खेले बगैर टेस्ट अरीना में पहुंच गए। क्या कमाल था आपका। मेरा तो कोई कमाल नहीं था। अल्लाह ताला ने टैलेंट इतना दिया हुआ था। मैंने जो ना कोई सिफारिश थी, क्योंकि उस वक्त तो सिफारिश भी होती तो वो नहीं चलती, क्योंकि इमरान भाई कप्तान थे और जुएल भाई भी थे वाइस कप्तान। तो उस टीम में जगह बनाना बड़ी मुश्किल होती है। तो वहाँ तो फर्स्ट क्लास में इतने लोगों ने आउट भी किए होते थे और रन्स भी किए होते थे। अगर वो इस जमाने में होते तो वो दुनिया के ग्रेट प्लेयरों में होते। सही। जब हम वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे उस वक्त तो ये था कि पाकिस्तान खेलना आसान था और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना काफी मुश्किल था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं फिर आपको बताता हूँ अच्छा, कि स्कूल पाकिस्तान। में क्रिकेट शुरू की थी। जी जी, पाकिस्तान क्रिकेट आपने कहा बहुत आसान था खेलना। कैसे आसान था पाकिस्तान के लिए खेलना, जबकि फर्स्ट क्लास जो है उसमें भी जाने जाते वक्त लोग जो हैं बड़ा पर्ची और सिफारिश और पैसे सब कुछ लगता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की जगह पाकिस्तान खेलना बड़ा आसान था। क्योंकि एक यंगस्टर के लिए खेलना मुश्किल होता था कि क्योंकि जिस डिपार्टमेंट से आप खेलते थे उस डिपार्टमेंट में इतने प्लेयर होते थे कि जिन्होंने 8-10 हजार रन किए होते थे। हर सीजन उन्होंने 1000-1500 रन करते थे और उस टीम में जगह बनाना बड़ी मुश्किल होती थी। एज ए फास्ट बॉलर भी, एज ए बैट्समैन जो न्यू कमर होते थे। भट्ट साहब को भी पता है कि कितनी मुश्किल से जगह बनानी पड़ती थी, क्योंकि पाकिस्तान जब आप उस पाकिस्तान टीम में पहुंच जाते हैं वहां तो सिर्फ आप 10-12 प्लेयर होते हैं। इधर तो तकरीबन तकरीबन ग्रेड 2 भी है, ग्रेड 1 भी है। हर टीम के पास 25-30 प्लेयर्स होते थे। सही। हर टीम हर प्लेयर के पीछे 2-3 प्लेयर बैकअप के पर होते थे। तो पाकिस्तान टीम में तो इतना नहीं था। तो ये सही है, ये सही कह डिफरेंस था। रहा है। इस बात से अरे, मैं एग्री हूँ। अता कि उस वक्त में सिस्टम हमारा इतना करप्ट नहीं हुआ पाता था और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी होती थी और उन्हीं दिनों में ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी, वर्ल्ड चैंपियन भी था। तो लड़कों को फेयर चांस मिलता था। जैसे इसने कहा कि वो ग्राउंड हबीब बैंक जो बैंकों का सिस्टम था डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, वो फीड करता था पाकिस्तान टीम को। तो इस बात से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्लब क्रिकेट खेलते खेलते एकदम पाकिस्तान टीम में चले गए, तो वहां पे क्या क्या मुश्किल हुआ आपको एडजस्ट करने में? क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड, लिविंग, एवरीथिंग डिफरेंट होती है। और उसके बाद आपके इमरान खान के साथ बहुत क्लोज, इमरान खान के साथ आप बहुत क्लोज थे, तो उसका भी कोई फर्क पड़ा आपकी टीम के ऊपर? आपको भी पता कि आपको इमरान खान ने ऐसे पिक कर लिया कि आपको देख के आपका टैलेंट, आप माशाल्लाह तीनों भाई बड़े टैलेंटेड है क्रिकेट में। नहीं भाई साहब, सबसे पहले स्कूल में क्रिकेट टेनिस बॉल से खेलते थे, तो तारक ही खेलता था। तो वहाँ पे नज़ीर साहब थे हमारे जो इंचार्ज थे स्कूल के, तो उन्होंने वो टीम के भी स्कूल की टीम के भी इंचार्ज थे।
तो उन्होंने कहा कि आप मेरे स्कूल से खेला करो, तो हम कहते थे नहीं जी पढ़ना है, तो घर वाले कहते थे पढ़ो। तो उन्होंने कहा आप दिन को मेरे क्रिकेट टीम में खेलो, रात को मैं आपको घर पर आ जाएगा ना, तो मैं आपको घर पे पढ़ा दिया करूंगा। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरे। फिर साउद भाई ने मुझे देखा टे बॉल के साथ खेलते हुए, हमारे घर के सामने ग्राउंड थी, तो वहां पे साउद भाई ने देखा, तो साउद भाई ने फिर कहा कि आप नेट पे शाम को आया करो। वहां पे फिर घंटा 2 घंटे चला जाता था। तो फिर 3 के महीने बाद उधर लाहौर में तारिक के ट्रायल थे, तो मैं उधर चला गया कसाबी स्टेडियम। तो उन्होंने वहां पे उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर है, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो वहां पे डॉक्टर जफर ताब साहब ने मुझे देखा, क्योंकि मैं अंडर 19 तो खेला ही नहीं हुआ था। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो बॉलिंग करके मैंने कोई 4-5 बॉल किए, तो उन्होंने कहा कि आप अंडर 19? मैं कहा जी मैं अंडर 19 हूँ, खेले हो? मैं कहा नहीं, किसी ने खिलाया नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अब बैटिंग कर दो। मैंने कहा जी। तो बैटिंग फिर उन्होंने मुझे बैटिंग दी। तो नेक्स्ट डे मेरा नाम अनाउंस हो गया उन लड़कों में। तो पाकिस्तान के अंडर 19 के जो लड़के थे तो उनके लड़कों में मेरा नाम आ गया। फिर लाहौर में फिर बड़े ट्रायल हुए पाकिस्तान ए के भी, जिसमें एक टीम इंग्लैंड आनी थी और एक आई थिंक श्रीलंका जानी थी। आसिम मुश्तबा वगैरह, इंसमाम, मोइन खान और भी काफी प्लेयर थे। तो वहाँ उन्होंने मेरे जब जुएल बरकी साहब और आरफ बासी ने और सलू भाई ने देखा मुझे, तो वहां से फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। फिर पाकिस्तान के जो 15 लड़के थे, 20 कराची में उनका कैंप लग गया। फिर जब फाइनल हुआ तो मेरा टीम में नाम था, तो मैं इधर आया। इधर मैंने सबसे अच्छी बॉलिंग की। तो फिर जब वापस गया तो वहां पे बोर्ड वालों ने कहा कि जी आप प्रैक्टिस के लिए आए, इमरान खान ने आपको देखना है। तो मैं वहां गया तो सबसे पहले जब मैंने इमरान खान को, हमने तो टीवी पे देखा हुआ था, ना कोई मुलाकात ना कुछ, तो मैंने जब इमरान भाई को सलाम किया तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो बस देखा तो साइड पे हो गया। तो मैं फिर बॉलिंग करता है उधर, देखा उन्होंने मुझे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बात उन्होंने कोई नहीं की मुझसे, वो 3-4 दिन कोई बात नहीं की। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें बॉलिंग में कर रहा था, तो क्योंकि इमरान भाई शाइन दे के गेंद खेलते थे, तो मेरा गेंद मैंने शाइन बाहर रखी थी, तो गेंद लग के अंदर आ गया सीधा पैडों पे। तो मुझे कहते ये तुमने खुद किया? मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि मैंने खुद किया है तो ये मुझे कहेंगे करके दोबारा दिखाओ। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि बाद दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपने क्रिकेट खेली नहीं होती, लेकिन आप में क्वालिटी अल्लाह ताला ने ऐसे रख दी होती है, जिसको जो अच्छा प्लेयर होता है वो उसको पकड़ लेता है। तो ये इसका ये मतलब हुआ था कि आपको इमरान खान साहब जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए। बिल्कुल। मैं आज जो भी हूँ। एक मिनट असद भाई, जरा प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अतः 90s में पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें जो मैच फिक्सिंग है उसकी बड़ी तेजी आई और कुछ इल्जामात बहुत सारे लोगों पे लगे। आपने कोशिश की कि मैं इसको एक्सपोज करूं, लेकिन जो चंद आपके दोस्त थे वो और आपके साथ मिलके एक्सपोज करने चले थे, लेकिन जब बात आई एक्सपोज करने की तो वो जो दोस्त थे वो आपके दुश्मन बन गए। माफिया जो है वो उन पर छा गया। तो आप कुछ बताइएगा कि आप वाकई एक्सपोज करने जा रहे थे और आपको फंसाया गया है इस सब सिनारियो में? जी ऐसा हुआ कि राशिद और आमिर थे जिन्होंने कहा कि क्योंकि ये चीज चल रही थी टीम में, ये चीजें इमरान भाई के बाद आई हैं सारी, उस वक्त नहीं थी। तो जब ये चीजें हुई हैं, हो रही थी, तो मैं भी टीम में था। तो मैंने इन्हें कहा कि ये चीजें हो रही हैं, इनको बंद करो, कि लोग हमारे लिए इतनी दुआएं करते हैं और हम यार देखो ये प्लेयर किस तरह बिक जाते हैं पैसे के लिए, तो इन्हें चाहिए कि अपने मुल्क के लिए खेलें। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास वो, तो मैं कहा हाँ मुझे भी इन्होंने ऑफर की है।
तो वो फिर मैंने इन्होंने कहा कि जी लिखे तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपको इनिशियली ऑफर किसने की थी? मुझे वसीम अकरम ने की थी। हाँ अच्छा, वसीम अकरम ने की थी। हाँ अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। चलो। वो तो मैं कह चुका हूँ कई सब कुछ बता चुका हूँ, रिपोर्ट्स सही। आपके पास हैं, सारा कुछ है जो भी हैपन हम्म। हुआ है। तो ये चीजें मुल्क के लिए बेहतर थी। तो जब मैंने क्रिकेट बोर्ड में बताया, क्योंकि राशिद ने तो राशिद के पास भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, जब मैंने बताया तो वो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, तो फिर मेरे ही कहने पे एफिडेविट उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया, कि क्रेडिट ले लिया कि जी ये सब कुछ मैंने एक्सपोज किया है। तो आज भी आप देख लें कि मीडिया पे उसी को शो किया जा रहा है, हालांकि वो खुद भी इसमें शामिल था। बाद अब मुझे पता चला है अच्छा, कि लोगों ने मुझे बता दिया कि जी अच्छा। ये भी था बीच में। एफिडेविट जो था था वो राशिद लतीफ तो कहते हैं मेरा उससे कुछ ताल्लुक नहीं था। जरा सुनिए वो कहते क्या है। जाती इन लोगों ने किया, मेरे नाम को लेके जा रहा है कि उन्होंने एफिडेविट बना दिया। मेरा कुछ ताल्लुक ही नहीं तुम्हारा, मैं रिकॉर्ड किया था इन लोगों का। ये मुझे पता था मुनाफिक हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनको रिकॉर्ड करके रखा और आज तक रिकॉर्ड है। तो इतने मुश्किल हालात में भी मैंने टेप चलाई नहीं। जी, कहते जी मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, मैंने टेपें इतनी मुश्किल हालात भी आए तो चलाई नहीं है। तो हाँ एक मिनट पहली बात तो ये है कि एफिडेविट जो है वो कहते हैं कि मेरा तो वैसे ही नाम ले रहे हैं। तो एफिडेविट आपसे लिखवाया राशिद लतीफ ने था या आपने खुद लिखा था जो आपने पेश करना था अदालत में? बाद में क्या हुआ? और जावेद भाई और भी ऐड करें, क्या आपको पता था आपको पता था राशिद लतीफ रिकॉर्ड करता है लोगों की बातों को? नहीं, उस वक्त नहीं मुझे पता था, मुझे तो नहीं पता आपके था। अनजाने में उसने रिकॉर्ड किया, तो उसकी कानूनी हाँ वैल्यू कोई नहीं है कि वो किसी कोर्ट में नहीं पेश कर सकते कि ये। नहीं 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 नहीं, मैं अब बताता हूँ। हाँ जी, मैं बरसा में जी, जी, बताता हूँ हुआ क्या बताइए। था। ओके। लिखा भी इसने था, ये जो कहता है कि मुझे नहीं पता। जी, जी। ठीक है, मैं कि वहां पे मैं था, आमिर शेल था, और एक सियासी बंदा भी था, सादर रफीक भाई थे। तो लिखा तो इसने है, ये कह रहा मुझे पता नहीं है, ओके। ये तो खुद साथ था। ठीक है, और ये कॉपी लेकर गया है, एक कॉपी आमिर भाई ने रखी थी और एक कॉपी ये खुद लेकर गया। ये कहता मैं नहीं था। ये अच्छा, कैसे झूठ? ये देखिए ये यहाँ जो से जी, इनका जी। यहाँ से पता चलता है कि मैं मुझे पता नहीं है। ये देखो झूठ यहाँ से साबित शुरू हो गया ना, मैंने जब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी कल मेरा एपिसोड आएगा अभी, तो जिसमें मैंने ये मेंशन कर दिया। सही है। ठीक है, और लिखा राशिद लतीफ ने था, कॉपी ये लेकर गया, असल आमिर भाई के पास था। ठीक अच्छा, है, ये बताइए कि ये जो एफिडेविट था वो आपकी तरफ से था या आप तीनों की तरफ से था? इन्होंने कहा हमारे पास भी ये हम भी साथ देंगे, और आप भी दो। तो मैंने लिख के दे दिया, अच्छा, ये यानी हुआ कि था। ये हाँ, यानी कि इन्होंने कहा हम भी एफिडेविट सबूत साथ देंगे, जी, इन्होंने जी। कहा हम भी साथ सबूत देंगे। हाँ जी, एफिडेविट जो था वो सिर्फ आपकी तरफ से था, लेकिन ये कह रहे थे कि हम आपका साथ देंगे, ऐसे ही हुआ? साथ हम भी एविडेंस देंगे, ये भी था। ठीक, ठीक, हाँ, ठीक। हम भी साथ इकट्ठे हैं, तो हम इस करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह हुआ है। तो अच्छा, ये जो आजकल कह रहे हैं कि जी, जी। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो रिकॉर्डिंग की बात है, तो रिकॉर्डिंग भी इसने की हुई है, और ये कहता मैंने चलाई नहीं है, इसने हाई कोर्ट में दी है, जज जस्टिस क्यूम को दी है। ये कैसे मुकर सकता है? उसमें जस्टिस भी क्यूम की रिपोर्ट में है, जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में है, बोर्ड में चलाई है। जी, ये कैसे कह देता है? अभी मैं इसकी जो राशिद लतीफ की अकेडमी है, इसने उस पर डाउनलोड किया हुआ, उसके ट्रांसलेट करके। ये कैसे कहता है कि मैंने कहीं चलाई नहीं है? सही है। ये लेकिन मुझे हैरत तो ये होती है आता कि आपके केस में जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग है वो जो है एक एविडेंस बन जाता है, लेकिन जस्टिस कयूम साहब की बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स हैं शरीफ खानदान के साथ, लेकिन वो एविडेंस नहीं बनती। बहरहाल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर उस वक्त जस्टिस कयूम साहब की जो रिपोर्ट है, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जैसे आपने कहा कि वसीम अकरम और बहुत सारे आपने नाम लिए, अगर उन सबको सजाएं हो जाती
तो क्या आप समझते हैं कि आज की जो क्रिकेट है पाकिस्तान की वो साफ और शफाफ होती? हाँ, पहली चीज भाईजान के जो जस्टिस था ना, वो काबिले आप क्या कहते हैं, काबिले यकीन, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, जी वो जी। बड़ी डैमेज से पहले थे। हम्म। अच्छा। तो क्योंकि उनका नाम कई दफा करप्शन में आ चुका था कि ये इस तरह के फैसले करते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने साबित भी किया है कि मैंने कई आप उनके इंटरव्यूज देखें कि मैंने वसीम अकरम पर काफी सॉफ्ट कॉर्नर उसको दिया है, मुझे पता ये इन्वॉल्व था, लेकिन बड़ा प्लेयर होने की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। तो अच्छा। ये आप देखें, ये देखें कि कौन सा जस्टिस ऐसा है जो ये बयान दे। कोई सही। दुनिया में कोई ऐसा जस्टिस कह सकता है कि और मैंने फिर जी आपके ख्याल में जिस जिस किस्म के बयान उन्होंने दिए हैं, तो क्या पीसीबी को ये रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? पीसीबी ने तो पीसीबी को तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, अच्छा। ठीक है। और जब देखें कि मुझे इन्होंने तो किया, मैंने तो सिर्फ मुझ पे, क्योंकि पाकिस्तान है वहां पे आपको पता है कि स्कॉटी बेनजीर बेचारी दुनिया से शहीद हो गई, सही। ठीक है, आपके सामने है। पाकिस्तान में तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो नहीं है इंग्लैंड जैसा, जैसे इधर है यूरोप में और बाहर है। तो सही। पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं है, वहां तो कुछ भी कोई कर सकता है, तो उसकी पकड़ भी कोई इतने कोई हमारे इदारे इतने मजबूत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे तो धमकियां और माफिया जो है, और मुझे जो मैंने चेंज किया है, इसमें कई वजूहात भी हैं और थी थी। और फिर ये देखें कि जब ये आमिर सेल और राशिद लतीफ कप्तान बने हैं, तो मेरा तो 99 में बैन जस्टिस क्यूम ने लगाया, वो भी गलत लगाया, क्योंकि अगर एक बंदा ने बयान चेंज किया तो उसमें लाइफ बैन तो नहीं बनता, देखें वो। तो उस पे उन्होंने मुझे लाइफ बैन कर दिया, जिन्होंने करप्शन की उनको उन्होंने माफ कर दिया फाइन करके। तो ये तो ये देखें, ये जस्टिस थोड़ी हुआ। सही। और क्या ये बहरहाल ऐसे बात है ना कि आदि ये जो रिकमेंडेशन थी, जैसे कि प्लेयरों को फाइन किया, उनको ओहदे ना दो, यही थी ना। 3-4 प्लेयर थे हमारे जिनको फाइन हुआ है। हाँ हाँ, जो उसमें गिल्टी देखें मैच जी फिक्सिंग में बिल्कुल। सलीम मलिक एक आदमी तो नहीं मैच फिक्स करता ना, तो नहीं, आमिर सलीम भाई का आप देखें, अगर आपने जस्टिस करना है तो फिर सबके साथ एक एक जैसा सलूक करें ना। हाँ आप देखें, आमिर, इंजमाम भी था, मुश्ताक भी था। मुश्ताक के बारे में कि ये कोचिंग नहीं कर सकता सारी जिंदगी, हाँ जी हाँ जी, ये उसमें है रिपोर्ट में, जो रिकमेंडेशन है ना, उसमें ये दिया हुआ है कि ये इसको कोई ओहदा ना दिया जाए और वसीम अकरम को कप्तानी से हटाया जाए और हाँ इसके असासे चेक किए जाए और इस पे कड़ी नजर रखी जाए, ठीक है। जी हाँ। ये तो मुझसे रिकमेंडेशन थी। यहाँ पे लोग पूछते हैं वसीम अकरम को कोई आपको कोच क्यों नहीं कभी बनाया, इतनी देर से उसको कोई पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं है, तो फिर हमें तो पता है किस वजह से नहीं है। मैं उनको बताता हूँ कि ये कोर्ट ने मना किया हुआ था कि इसको कोई ओहदा नहीं देना। और भी बहुत से प्लेयर हैं, जैसे आप नाम ले रहे हो था कि मुश्ताक का हाँ आपने नाम लिया, ये लोग इनको इनको आपने, ये आपकी बात, आप इस बात से खफा हैं कि देखो, आधी रिपोर्ट के ऊपर आप मान लेते हो और आधी रिपोर्ट को आप स्क्वाश कर देते हो कि राय वो काम करे जा रहे हैं बोर्ड में। अब वो रोल मॉडल होंगे यंगस्टर के। वसीम अकरम के साथ या उस वक्त जो गिल्टी लोग थे उनके साथ उनको सजाएं मिल जाती, तो आज मोहम्मद आमिर और ये जो इतने खिलाड़ियों के नाम है, एक टोले का टोला है, सलमान बट, मोहम्मद आसफ, उमर नाम लेते जाओ, शर्जील खान खत्म नहीं होंगे। तो ये कम से कम ना होते, देखो ना, सही बात है कि नहीं, आप क्या कहते हैं इसमें? देखें भट्ट साहब के जब आपने शुरू में किसी बुराई को नहीं पकड़ा तो बाद हाँ में वो बीमारी बढ़ती जाती है। तो एंड पे वो जब देखें ना, कैंसर को शुरू में पकड़ ले तो उसका जल्दी इलाज हो जाता है। जब हाँ उसका लेट आप पकड़ते, लास्ट स्टेज जब हो जाती है, तो फिर वो हाथ से निकल जाती है, तो डॉक्टर भी जवाब दे देता है। तो इन्होंने ऐसा ही काम किया है। क्रिकेट बोर्ड ने शुरू में, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में जाता था या जितने भी लोग थे, तो उस वक्त वो इतना मानते नहीं थे।
तो मैंने फिर एक दिन कह दिया कि मैंने कहा कि आज आप मेरी नहीं मान रहे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ सालों के बाद आप खुद देख लोगे कि आपके कई यंगस्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वही हुआ। उस वक्त कोई नहीं मानता था। भट्ट साहब आपको भी पता है, उस वक्त कहते हैं कोई कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़े प्लेयर थे, इनको कुछ कहना नहीं चाहते थे कि जी बड़ा पाकिस्तान का नाम है जी, इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत बड़ी की है। तो खिदमत भाई, खिदमत तो इन्होंने बेच के भी किया पाकिस्तान की। हाँ, वो जैसे आपको उसका कहते कुर्बानी का बकरा बनाया सलीम मलिक का, वो कैरियर को कह रहे थे खत्म हो रहा था, तो उनको भी बैन लगा दिया, आपके ऊपर भी लगा दिया, चलो, और उनको बचा लिया। वो आप भी रन कर रहे हैं, उनके होते हुए कितने लोग मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अब वो बोर्ड में है, अब वो ऑफिशियल योद्धों पे है, वो क्या असर डालेंगे यंगस्टर के ऊपर? ये कि जहां तक सलीम भाई का ताल्लुक है, अकेला बंदा कैसे मैच फिक्स कर सकता है? दुनिया में कोई ऐसा हुआ है कि अकेला बंदा पूरा मैच फिक्स कर दे? ये देखें, ये तो सबके सामने है। तो बाकी किधर गए हैं? अगर सलीम भाई ने किया तो बाकी किधर गए हैं? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा काम किया है। अच्छा अता भाई, आजकल सलीम मलिक साहब जो हैं वो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयान दे रहे हैं, और आपकी जो बातें हैं उनकी तायीद कर रहे हैं, राशिद लतीफ़ के बारे में भी बात कर रहे हैं। पहले सुनिएगा कि उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि सलीम मलिक साहब जो हैं, क्या वो वाकई जो मैच फिक्सिंग है उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं। ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं। क्लियर कर दूं, अभी इन्होंने राशिद लतीफ़ का सवाल किया था। देखिए, अताउर रहमान राशिद लतीफ़ के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे, आपने भी सवाल किया था, वो रह गया था बीच में। राशिद लतीफ़ के बारे में अताउर रहमान ने क्या गलत कहा है? राशिद लतीफ़ ने उससे एफिडेविट लिखवाया, उसी के ख़िलाफ़ केसेट बना के जज को पेश कर दी। इससे बड़ी आप सोचे कि वो कहता है कि ये दोस्तों का यारों का यार नहीं, यार मार है, उसी से लिखवा रहा था वसीम के खिलाफ, और उसकी केसेट पेश कर दी। तो ये उसने क्या गलत कहा? उसने कहा कि बोरी बंद लाश मिलेगी, तो ये सबको कहता था। वो राशिद लतीफ़ MQM का नाम लेता था, वो कहता था जो है अल्ताफ मेरा बाप है। अब क्यों नहीं कहता मेरा बाप है? उसने कहा कि क्या कहते हैं, ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, तो आए कसम खाए, क्यों नहीं खाता? जो सवाल था वो ये कि वाकई जो सलीम मलिक साहब हैं, क्या वो वाकई इन्वॉल्व थे करप्शन में और मैच फिक्सिंग में? नहीं, सलीम मलिक ने राशिद लतीफ़ का वो बता रहे थे कि जो भी हुआ है कि राशिद लतीफ़, हाँ, जब उसमें एविडेंस है हमारे पास, ठीक है, वो इन्वॉल्व है। और बाद दफा हुआ ये है कि कुछ होते छुपे रुस्तम, ठीक है, यानी कि सब ने किया, एक ने बाहर निकल कर नारा लगा दिया कि ये सारे करते हैं, मैंने ये सब करते हैं, दुनिया का ध्यान उस तरफ लगा दिया और खुद बच गया, क्योंकि उन्हें पता था कि इनमें से किसी ने नहीं मानना कि हमने किया है। तो आज तक नहीं कोई माना, ठीक है। तो फिर फरिश्तों ने तो नहीं मैच फिक्सिंग की। और इसके अलावा आज एक और बात ही, ये जो क्लिप में नहीं चली, उसमें सलीम मलिक कह रहे हैं राशिद लतीफ़ ये जो बोरीबंद लाशों का ये धमकियां देना, उसके बारे में भी कह रहे हैं। हाँ, ये बार साहब सबको पता है कि ये ऐसा करता था। मुझे किया इसने। अच्छा, मैं खुद बीती बयान कर रहा हूँ। मुझे कहा इसने, क्योंकि इनका नाम आया कि मैंने जब बताया कि इन्होंने जस्टिस क्यूम को कि इन्होंने मुझसे लिखवाया था, तो इन्होंने कहा कि आपने हमारा नाम क्यों लिया? इसने कहा कि हम तो MQM से हैं, तो हम तो बंदे उठा देते हैं, लाश का पता भी नहीं चलता और गंजा भी तुम्हें कर देंगे, आइंदा हमारा नाम लिया। तो उस वक्त तो MQM का नाम तो माशाल्लाह बड़ा था। हमारा तो बरसा हम प्लेयर लोग हैं, सीधी सी बात, हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ठीक है। लेकिन बाज लोग, मुझे पता चलता है कि बाज लोग सिर्फ उनका नाम यूज करते हैं, जो ऊपर उनके हेड होते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो ये इस तरह का काम इसने, और ये हमें टीम में भी
ये महाजिर वगैरह की वीडियो लाकर हमें दिखाता था टीम में, पाकिस्तान की टूरिंग टीम जो होती थी टूर पे बाहर, तो वो बस में ये हमें वीडियो लाकर दिखाता, देखो हम पे कितना जुल्म होता है, हम महाजिर हैं। तो बात तो ये है कि भाई महाजिर हैं तो हम भी तो इंडिया से ही आए थे, हमारे आबाओ अजदाद भी तो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, हम सब महाजिर थे। तो ये पंजाबी और महाजिर का नारा ये मेरे समय से बालातार है, हम तो मुसलमान हैं। तो इसको सियासी रंग दिया किसी ने, तो आई थिंक बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। अच्छा अता भाई, राशिद लतीफ ने एक और ब्लेम जो है वो आप पर लगाया और मीडिया पर भी लगाया है कि अता को जो है मीडिया वो लॉन्च करता है और वो आता है पाकिस्तान, पैसे बनाता है, पैसे बना के चला जाता है, जब पैसे खत्म होते हैं फिर वापस आ जाता है। तो क्या आपके पीछे भी कोई इस किस्म की माफिया है जो आपको लॉन्च करती है, या इसमें कितनी सच्चाई है इसमें? ये सरासर झूठ है। पहले आज मैं इसको क्लियर करूं कि मैंने यही तो इनसे पूछा है कि भाई आप मुझे कौन लॉन्च करता है, आप बताएं मुझे पैसे कौन देता है, उन बंदों के नाम बताएं, क्यों देता है। ठीक है, ये तो आप बता सकते हैं ना, ये तो आपने अब राशिद लतीफ ने प्रूव करना है ना, एविडेंस तो उसने देने हैं, तो मैंने तो सवाल कर दिया। बाय द वे भाई साहब मुझे 2.5 साल हो गए हैं। फिर अता रहमान को लॉन्च किया गया, उसने अपनी कमाई की, वो निकल लिया। वो आपको हालत सारे पता है, वो कमा के निकल गया, वो फिर आएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे फिर आएगा। मेरे साथ बहुत खेला हुआ है, मुझे इन एंड आउट पता है ना, तो कौन लोग चला रहे हैं, किस तरह से चलते हैं, हमारे मीडिया वाले लोग भी हैं वो चलाते हैं, पेमेंट हो गई नहीं हुई, फिर उसके बाद दोबारा लॉन्च किया जाएगा। तो प्लेयर गंदा हो गया यहाँ पे, 2 प्लेयरों को गंदा करके, वैसे ही गंदे हुए थे और गंदा करके चले गए। तो ये ज्यादती की है इन्होंने ना मलिक साहब के साथ, स्पेशली 20 साल बाद उनको उठा के और गंदा करके चले गए। इसीलिए मैं बीच में पढ़ा नहीं, बहुत लोगों ने कोशिश की कि आके बोलूं, लेकिन फायदा नहीं था ना कोई भी, तो जरूरत नहीं थी मुझे, इसलिए मैं आया ही नहीं। जी, ये तो देखिए ना, ये बिल्कुल ब्लेम जो है कर रहे हैं आपको कि आप आते हैं, पैसे बनाते हैं और चले जाते हैं। हाँ, तो अब मैं भी ब्लेम कर रहा हूँ कि भाई वो एविडेंस लाओ, दुनिया के सामने पेश करो। सही है। मैं कौन सा कह रहा हूँ, ये तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपने मेरे जितने भी क्लिप्स देखे हैं, तो मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई दुनिया को दिखाओ कि कौन मुझे पेमेंट दे रहा है, वो बंदे तो लाओ सामने। ठीक है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे 25-26 महीने हो गए हैं कि मैं पाकिस्तान ही नहीं गया। ठीक है तो पहला झूठ तो इन पर ये साबित हो गया। ठीक है, किसने मुझे पेमेंट किया बताओ जरा, ये अब बताए ना दुनिया को। सही। लेकिन जब मैं बताऊंगा, मैं पूरे एविडेंस के साथ बताऊंगा कि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। सही है। तो ये लेट्स सी के इंतजार करें हम, मैं तो इंतजार कर रहे हैं हम इसका। और मलक भाई ने भी आपके सामने, पाकिस्तान के कप्तान है, 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, 300+ वनडे खेले हुए हैं। तो जब वो बंदा एक आया है तो वो भी तो तईद कर रहा है ना मेरे बयान की। तो ये समझते हैं कि हम जी मलक साहब सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत ही रहती है, सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। मैंने जिंदगी में जी जी। ये मेरे पीछे कुरान पाक पड़ा हुआ है सर के ऊपर, मैंने जिंदगी में जो हैपन एक दफा हुआ था वही मैंने किया हुआ है, जो बता दिया था सबको। उसके बाद मैंने जिंदगी में ना कभी पैसा लिया है, ना मैं कभी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुआ हूँ। उसके बाद भी मैं 2-2.5 साल खेलते रहा हूँ ना टीम में। ये तो 94 का वाकया है। ठीक है, तो 96 में तो मैं लास्ट मैच खेला हूँ इंग्लैंड में। तो अता ये बताइएगा कि आप बिल्कुल नौजवान थे, 20-22 साल की उम्र थी आपकी, तो क्या ये जो माफिया हमारी टीम्स में होता है ये प्रेशर डालता है जो नए लड़के आते हैं खेलने के लिए, और आप भी क्या प्रेशर में आ गए थे? जी, हमारा देखिए हमारा सिस्टम ऐसा है हमारे मुल्क का, इधर सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। इधर शुरू से हमें इधर बताया जाता है कि आपने हमेशा सच बोलना है, और गवर्नमेंट आपको शुरू से सपोर्ट करती है। तो कोई
जो भी आप बात कहना चाहो तो कोई प्रेशर नहीं होता यहाँ पे, यहाँ को हर इतने डिपार्टमेंट वो आपको सपोर्ट कर देते हैं। ठीक लेकिन है। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम्म, वहां पर तो ये है कि अगर कोई बड़ा गलत काम कर रहा है ना, तो वो जो कह रहा है तो आपने उसकी तईद करनी है, सही है। आपने उसको फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो ना किया तो आप टीम से बाहर हो जाओ, क्योंकि हमारे पास तो कोई सोर्सेज नहीं होते। नया नया यंगस्टर जैसे मैं मेरे साथ हुआ है, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, वरना टीम से निकाल देते, क्योंकि इमरान भाई तो चले गए थे। तो इस तरह के ये जो हैपन हुए हैं, ये जी जी। इससे काफी क्रिकेट भी डैमेज हुई है और यंगस्टर भी डैमेज हुए हैं। तो देखे आपके सामने कितने ये बिल्कुल। प्लेयर पकड़े गए हैं बाद में। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर उस वक्त उन सबको सजाएं मिल जाती जो जिसके वो मुस्तहिक थे, अगर उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, तो ये जो लड़के बाद में आए हैं जैसे मोहम्मद आसिफ है, आमिर है, सुलेमान बट है, ये सब लड़के जो हैं ये सही साफ क्रिकेट खेल रहे होते, तो क्या आप समझते हैं कि जो मोहम्मद आमिर है उस पर भी इसी किस्म का प्रेशर डाला गया होगा जो आप पर डाला गया था? और ये भी आप बताओ वापस आ गए हैं वो ये टीम में, देखें, इसमें एक बड़ी ये डिफरेंट है सारा सिनारियो। जब हमारा होता था तो वहां पे कोई एंटी करप्शन यूनिट कोई नहीं होता था, कोई लेक्चर नहीं होता था, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन जब ये खेले हैं, इनको तो पूरा पहले लेक्चर दिया जाता है, फिर टीम में सिलेक्ट किया जाता था। तो ये ना कहेंगे हमें पता नहीं था, ठीक है। सही है। इनको तो इनसे साइन करवा के इनको लेक्चर दिए जाते थे एकेडमी ने कि आप में ये काम नहीं करने, क्योंकि इनके सामने एग्जांपल तो आ चुकी थी ना, जिधर दुनिया जी, जी। इंडिया के इंडिया के प्लेयर भी बैन हुए, पाकिस्तान के भी, साउथ अफ्रीका के भी, ठीक है। ये तो इनके सामने एग्जांपल था सारा सब कुछ। तो इन्हें ये पता था कि पाकिस्तान में जो कुछ कर लो कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर यही प्लेयर पाकिस्तान में पकड़े जाते तो कुछ नहीं होना था, ठीक। क्योंकि ये इनकी बदकिस्मती है कि ये इंग्लैंड में पकड़े गए हैं। और यहाँ आपको पता कोई जब वो पकड़ लेते हैं तो सिफारिश यहाँ पे चलती कोई नहीं है, बगैर एविडेंस के वो पकड़ते नहीं है। अगर एविडेंस उनके पास ना हो तो आप उनको सू कर देते हो, आप डैमेजेस क्लेम करते हो, ठीक है। ये इनको ये था कि हमें किसी ने बड़ों को नहीं पकड़ा पहले किसी ने, तो अब यहाँ भी करते हैं, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पे किया तो पकड़े गए। फिर आप देखें कि जब PSL शुरू हुई है तो वसीम अकरम इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच था ना, तो जी जी। अरफान भी पकड़ा गया, वो शर्जील भी पकड़ा गया, क्योंकि इनके लिंक होते हैं माफिया के साथ, ठीक है। कोच वही आपको गाइडलाइन देगा ना, आपको वही गेम प्लान देगा बना के, जिसका उसने बुकियों के साथ तय किया होगा। सही तो प्लेयरों ने तो उस प्लान को फॉलो करना है ना। तो जब बुकियों को पहले वो प्लान जा चुका हुआ है, बिल्कुल। वो लिंक के आप अतः आप क्या समझते हैं कि अभी भी जो क्रिकेट हो रही है उसमें वही सिस्टम चला आ रहा है, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग? नहीं, अब उस तरह मैच तो फिक्स नहीं हो रहा, लेकिन स्पोर्ट फिक्सिंग तो हो रही है ना। ये तो आपके सामने है कि पिछले कई प्लेयर पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। हाँ जी। अब आप देखें, ये पाकिस्तान का मामला नहीं है, इंडिया में भी ऐसा ही था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा हुआ है, श्रीलंका के प्लेयर में ऐसा ही हुआ है, श्रीलंका में भी। आप देखेंगे IPL में वो धोनी की टीम को बैन कर दिया, टीम को बैन कर दिया, प्लेयर छोड़ दिए। ये कहाँ का, ये भी तो देखे ना। सही है। भाई मैनेजमेंट ने तो नहीं किया बैन, मैनेजमेंट ने तो फिक्स नहीं किया था, उन्होंने अपनी तो प्लेयरों ने उन्होंने तो अपने प्लेयरों को बचाया, प्लेयरों को बचाया, अपनी इज्जत बचाई है। असद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरी देर से? हाँ, ये जो मैच फिक्सिंग की वजह से मैं काफी क्रिकेट देखनी छोड़ चुका था, जब ये बहुत ज्यादा स्पॉट फिक्सिंग और ये हो रही थी। अब काफी देर के बाद दोबारा मैं सोचता हूँ कि वापस मैं क्रिकेट देखने लगा हूँ। मेरी तरह के हजारों लाखों लोग होंगे जो मैच फिक्सिंग की वजह से इनका इंटरेस्ट हट चुका था पाकिस्तान टीम से। बिल्कुल बिल्कुल।
सो अब इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ, जो हमारा पीछे भी हो चुका है उसका भी हल आप बताओ कि आपकी नजर में क्या होना चाहिए, जो हमारा पिछला भी केस चल रहा है, और हम आगे आने वाले वक्तों में अपने प्लेयर को बचाने के लिए क्या करें, ताकि जी हमारी देखो, तरफ जो भी लोग आए क्रिकेट को देखने के लिए, सपोर्ट करें पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल आप देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए कि जो भी प्लेयर इस एक्टिविटीज में पाया गया उसको लाइफ बैन है और इतने साल की जेल है उसको, और उसके जो उसने कमाया होगा वो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, और यही वो चीज इसको रोक सकती है। और जितने यंगस्टर हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अच्छा प्लेयर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो आप कभी इन चीजों में कभी ना पड़े, क्योंकि देखें मैं इनके सामने एग्जांपल हूँ, ठीक है कि 22-23 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया, हालांकि 22-23 साल की उम्र में प्लेयर टीम में आते हैं, अभी अभी पीकिंग अपना लगती है अभी। कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल तो मैं तो यंगस्टरों को यही सबक दूंगा तो सही। कभी इन सियासत में कभी ना पड़े, अपनी गेम पे ध्यान दें, अपने मुल्क के लिए खेलें और ईमानदारी से खेलें। अच्छा, तो ये एक छोटा सा क्लिप है आता, वो मैं सुनाना चाहता हूँ और उस पर कुछ थोड़ा सा तबसरा मैं भी करना चाहता हूँ और चाहूंगा कि असद भाई भी करें और आप भी करें, जरा सुनिएगा। नहीं, कुत्तों को अब भौंकने, मैंने चैलेंज कर दिया कि अब मैंने बख्शना नहीं नहीं यार, कुत्तों का काम भौंकना है यार, उनके साथ जो सहाफी हैं वो भी कुत्ते बने हुए हैं। जी राशिद भाई, आपसे मैं अब क्या कहूँ कि ये जो लैंग्वेज आपने मीडिया पे इस्तेमाल की है, देखें जब आप ये मैसेज देते हैं यंगस्टर्स को कि मैं एक रोल मॉडल हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान रह चुका हूँ, तो आप जब इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या मतलब कि सबक देना चाह रहे हैं यंगस्टर्स को? आपको तो चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस है कि नुमान साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं इस जुमले पे। वैसे मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि आप दोनों को कुछ शर्म होनी चाहिए इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हुए मीडिया पे। असद भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि ये एकेडमी भी चलाते हैं और यूजली धीमे लहजे में बोलते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज सुन के अच्छा नहीं लगा कि बच्चे इनको बहुत देखते होंगे, सुनते होंगे, पीटीवी पे भी काम करते हैं जो कि नेशनल इदारा है हमारे पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर आगे ओनली आप उसी वक्त ही ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हो व्हेन यू रन आउट ऑफ आर्गुमेंट्स, सही ये है, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है बात करने का। सो बिल्कुल है। इट वाजंट वेरी गुड टू हियर दिस। वैसे तो राशिद लतीफ़ साहब को शायद याद हो या ना हो, मुझे अच्छी तरह याद है, उनको याद होना चाहिए। शेफील्ड और यूके भी याद होना चाहिए। उनकी बहुत सारी बातें जो है यहाँ शेफील्ड में भी हैं और बहुत सारे और भी प्लेयर हैं जिनकी बातें यहाँ शेफील्ड में महफूज हैं। लेकिन इस तरह मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को ये लैंग्वेज जो है नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लैंग्वेज आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही लैंग्वेज आपके लिए भी इस्तेमाल होती होगी, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि जी, इशारा दिया कि जी कुत्ते भौंकते हैं, तो लोग आप लोगों को भी ऐसे ही कहते होंगे। इसलिए प्लीज ये लैंग्वेज जो है एक दूसरे के लिए इस्तेमाल मत किया करें। जी अता भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, जो इन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे तो ये जबान जेब नहीं देती, और मैं बड़ा शौक हुआ कि ये राशिद लतीफ़ ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मैंने जिंदगी में इनको ऐसा बोलते देखा नहीं है। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट नॉट नाउ। ठीक है, और जैसे मीडिया पे बैठ के आप पाकिस्तान टीवी पे बैठ के ये बातें करते हो, दुनिया को बताते हो, तो जब आपकी जुबान के बारे में पता चला लोगों को, तो उन्हें पता चल गया कि ये किस तरह के किस किस्म की इनकी एजुकेशन है और इनकी तरबियत कैसे हुई है। तो हमारे तो माँ बाप ने हमें ऐसा नहीं सबक दिया। उन्होंने कहा कि अदब में रहना, चाहे अगला कोई बुरा भी कह दे, लेकिन उसको अगर किसी ने गाली भी दिया, दीन भी हमारा यही सिखाता है, अगर उसने गाली दिया तो खामोशी इख्तियार करो, उसको गाली से जवाब ना दो, अच्छे अखलाक से पेश आओ। फिर भी मैंने तो वो जुबान यूज नहीं की, लेकिन मैंने मैसेज उन्हें जरूर दिया कि ये आपको जेब नहीं देता।
तो नहीं। कि ये किसी प्लेयर को भी जेब नहीं देता कि इस किस्म की जबान जो है वो इस्तेमाल की जाए। अतः इवन के आजकल नुमान न्याज थे तो वो भी बड़ा चढ़ के बोले कि जी मेरे पास एविडेंस है, तो मैंने कहा जी जी लेकर आओ भाई। मैंने कहा सही है। लेकर आए, आप दुनिया नहीं को दिखा देना। आप तो वो तो बैठे हुए हैं ना टीवी पे, जी जी तो मैंने कहा दुनिया को दिखा दो कि अताउर रहमान की हकीकत क्या है, ताकि ये अताउर रहमान एक दफा अताउर रहमान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दो। कौन सही है। मुझे पैसे देता है, क्या मेरी कौन सी मैंने रिकॉर्डिंग आपके पास है, चला दो, ताकि जी ये हमेशा के लिए ये सिलसिला ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो एविडेंस के बगैर बात भी नहीं करनी चाहिए, और अगर है तो उसको सामने लाना चाहिए। अतः और आजकल मैं तो खुद कह रहा हूँ भाईजान, मैं जी तो जी खुद कह रहा हूँ मुझे दिखा दो, सही क्योंकि है। इन्होंने मेरे खिलाफ एक लॉबी इन्होंने बना दी कि ये यही सबसे झूठा है। और भैया जो मैच फिक्सिंग किसी ने की है, डाल मुझ पे दी है, ठीक है, मुझे तो आईसीसी ने क्लियर, देखिए मैंने आईसीसी में केस लड़ा जाके, जब जन्नत कीज़ा साहब को पता चला कि उन्होंने मुझे बुलाया कि यार तुम पे ये बैन इन्होंने जैसा कि मैंने रिकमेंड किया, तो हकीकत क्या है, मैंने जब उनको बताई हकीकत, तो जनरल साहब ने मुझे कहा ये तो तुम तो इनोसेंट हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने लीगल एडवाइजर को बुलाया अपने असगर राजा शाह साहब को, उन्होंने कहा कि इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है। सही तुम फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी पिटिशन दायर करें। तो मैंने फिर उधर की, तो वहां से मेरे हक में फैसला आया। फवाद चौधरी जो आजकल पाकिस्तान के वजीर हैं जी जी मिनिस्टर टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर भी हैं, जी 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 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आई थिंक हाँ शायद। पहले वो इंफॉर्मेशन के थे। तो जी जी बिल्कुल उन्होंने मेरा केस लड़ा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, और ठीक। उन्होंने, आज मैं बताता हूँ, उन्होंने बगैर किसी फीस के मेरा केस लड़ा है, और मुझे वहां से करवा के फिर आईसीसी में भेजा है। आईसीसी ने कहा कि जी हम अपना एक पैनल बनाएंगे, हमारी टीम खुद इन्वेस्टिगेट करेगी इसको। सही है। उन्होंने फिर पूरी दुनिया में मेरे जितना भी कोई मेरे बारे में कहीं से कोई भी मालूमात थी वो सारी इकट्ठी की, और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा ना कोई बैंक अकाउंट ना कोई कुछ। उन्होंने 4 साल मेरे लिए, 4 साल बाद उन्होंने फैसला दिया कि ये बच्चा इनोसेंट है, और आईसीसी से बैन लिफ्ट कर दिया, लाइफ बैन, सो ही इज फ्री नाउ, ठीक सही है। है, टू प्ले एनी काइंड ऑफ क्रिकेट। लेकिन लेकिन जो आपका टाइम जाया हुआ है, जो वक्त जाया हुआ है, आप वो देखिए मेरे 10 साल बिल्कुल जी जी जो पीक के थे वो तो चले गए। बिल्कुल मेरा जो अगर मैं पाकिस्तान में होता तो शायद मैं सड़कों पे होता, क्योंकि ना ये तो मेरी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, नबी पाक का सदका है कि मुझे यहाँ नेशनलिटी मिल गई। मैं इधर अपने बच्चों को भी पाल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इधर, तो मुझे गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे लाइफ मेरी ज़रा सिक्योर होगी, वरना तो पाकिस्तान में मैं, आप देखेंगे मैं आप भी अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए, नहीं जॉब देते। हालांकि जॉब का मामला नहीं है, ये मेरे एक अंदर एक एक वो कहते जज्बा हैं है, कि एक जज्बा जज्बा है। है कि मैं जी जी पाकिस्तान के जाके मैं बच्चों की कोचिंग करूं, वहां से टैलेंट जी निकालूं। मैंने एक दफा काम किया जब ज़का अशरफ था साहब थे चेयरमैन, जी तो जी उस मुदस्सर नजर एकेडमी के हेड थे, तो उन्होंने कहा कि आपने बच्चों टैलेंट निकालना, पंजाब का मुझे उन्होंने हेल्प बनाया। तो ये ठीक है। बाबर आजम, उमर सदीक, उस्मान कादर, ये मैंने निकाले हुए हैं अंडर 15 में, और ठीक मैंने रिकमेंडेशन दी थी इनकी कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो जब बाबर आजम के बारे में, तो इसके वाले साहब मेरे पास लेकर आए कि यार ये हमारे पास सिफारिश नहीं है, तो ये बच्चा है। मैंने कहा दिखाएं जरा। जब मैंने इसको खेलता देता, मैंने कहा आप जाएं, ये फिर मैंने उसको कप्तान बनाया अंडर 16 का। तो ठीक तो माशाल्लाह। इस तरह पे मैंने ये मेरे, मुझे पता है टैलेंट निकालने का मुझे शौक है, मुझे पता है कि मैं बच्चों को बता सकता हूँ जो मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट में, अगर इमरान भाई ने किसी को सिखाया है ना, तो मुझे सिखाया, ये इसके बार साहब भी गवाह है, और किसी प्लेयर को इतना नहीं सिखाया, क्योंकि मेरा रन अप से ले, क्योंकि मैं जो, मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाया, क्योंकि मैं स्कूल में था जब मैं मैट्रिक किया था, तो मुझे पता है कि
एक बच्चे के साथ क्या गुजरती है और उसको मेंटली किस तरह डेवलप करते हैं और उसकी चीजों को रन अप को और बॉलिंग एक्शन को कैसे डेवलप करते हैं, तो किस सिचुएशन से गुजरता है, सही है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, तो ये चीजें मुझे इमरान भाई ने सिखाई हुई हैं सारी। तो सही। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खिदमत करूँ, लेकिन वहां पे लोग समझते हैं कि ये नौकरी के लिए आता है। भाई जितने आप पैसे देते हो इधर तो बंदा उतने एक हफ्ते में कमा लेता है। सही है, सही है। अच्छा, अता भाई आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं भट्ट साहब की तरफ जाऊँ, कि कोई ऐसा वाक़या, ये तो एक वाक़या है आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा मतलब है कि आपको याद भी रहा होगा और अफ़सोस भी इस पे हुआ होगा। लेकिन कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आपके ज़हन में अभी तक जो है वो नची है और आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्रिकेट के यानी अलावा? कि क्रिकेट के अलावा जी, एक कोई ऐसा वाकई वाक़या? इंसिडेंट हुआ था मेरा, जी, जी। वेस्ट इंडीज में हुआ था कि मैं डूबते हुए बचा था अच्छा। समुद्र में। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैं वो लाइफ गार्ड ने मुझे फिर बचाया था वहां से। अच्छा, तो क्यों क्यों अगर नहीं आती थी तो क्यों चले गए आप स्विमिंग करने? नहीं नहीं, हाँ, वो टीम गई थी उधर ट्रिनिडाड में ना, तो वो बीच पे तो दूसरे प्लेयरों को तो आती थी स्विमिंग, तो वो हुँ, आगे आगे चले गए। तो मैं खड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि ये चेस्ट हाइट पर जो पानी है ना, यहाँ से हाँ, ठीक है। अच्छा तो मैं वो फिर वो समुद्र की आपको पता वेव्स आती हैं, जी, तो जी, वो उसमें फिर मैं वो काफी आगे निकल पांच छह गए। इकट्ठी आ गई और बड़ी अच्छा, बड़ी आ गई। अच्छा तो वो एक उसमें फिर मैं वो एक एक वाक़या भी है ना कि और यार मैंने धक्का क्यों नहीं देता है? मैं सोच रहा था किसी ने आपको धक्का दे दिया। जी, भट्ट साहब नहीं, आप वो कुछ कहना पानी ने धक्का दे दिया, वो पानी ने धक्का दे दिया और ऊपर से मेरे चाहेंगे? क्रैम्प भी पड़ गया, क्योंकि वो नीचे सैंड थी, तो जी, वो तो जी, निकल गई ना नीचे से। सही है। जी, भट्ट भाई आप कुछ कहना अच्छा, चाह रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे थे कि इमरान खान ने आपको बहुत कुछ सिखाया। हमारे उन दिनों में यही बात जारी होती थी कि सब लोग जानते थे कि अताउर रहमान का डायरेक्ट एक्सेस है टू इमरान खान। ये ओनली दो ही आदमी है जिनका डायरेक्ट एक्सेस होता है, एक मुदस्सर नजर है और एक आप हैं। बाकी सारे बंदे जो थे वो देवर क्वाइट, उनका डिस्टेंस होता था इमरान खान के साथ। और उसके अलावा चले एक और बात थी कि उन दिनों में एक अफवाह भी और खबर भी थी, लोग बातें हम आपस में कर रहे होते थे कि ये जावेद मियांदाद को ये जब बाउंसर्स करते थे ग्राउंड के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, तो उनकी आपस में कोई चपकलिश जा रही थी। मैंने अपने एक और दोस्त से भी पूछा, उसको नहीं पता था। आप उसको ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे अगर आपको कोई उसका अंदाजा हो। अच्छा, मैं वो अता भाई एक एक क्लिप है मेरे पास, वो ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हुई कि कुछ प्लेयर जुएल भाई के ख़िलाफ़ हो गए और फिर किसी ने अंडर परफॉर्म भी किया। तो जुएल भाई पाकिस्तान, जुएल भाई कप्तान थे, तो उसमें पाकिस्तान टीम सीरीज़ हार गई। तो चीज़ें देख के जुएल भाई ने सब प्लेयरों से कहा कि आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, आप खुश नहीं हैं, तो लिहाजा मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ। अब जुएल भाई बारी लेने आते थे बैटिंग करने, तो उनको बाउंसर शुरू कर देते थे। फिर वकार भाई भी थे, आकिब भी था, तो उस वजह से वकार भाई नाराज़ भी हो गए थे। तो फिर उन्होंने जुएल भाई को बाउंसर भी नेट में किए, तो जिसकी वजह से जुएल भाई बड़े अपसेट हुए। तो फिर जब वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने नहीं खेलना। जी, जब वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने नहीं खेलना। ये क्या वाक़या था? हाँ, ये ऐसा हुआ था कि 93 में, 92 के एंड में था, 93 में कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ। वो बैंसन हैजेस खेलने गए थे हम, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ कि जुएद भाई ने क्योंकि आकिब इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, तो वो ग्रुप बंदी थी। तो ठीक। वो मुश्ताक, आकिब और वकार, ये अच्छा। तीनों एक होते थे। हुँ, तो हुँ। जब जुएद भाई ने आकिब को बाहर किया ना, तो इन्होंने कह दिया कि हमने नहीं खेलना। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हमने, ये तो पाकिस्तान है कि यहाँ तो आपको खेलना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर ऐसा किया कि नेट में जुएद भाई को बाउंसर शुरू कर दिया। जब जुएद भाई बारी लेने आए ना, जी, जी, तो इन्होंने उनको बाउंसर शुरू कर दिए। तो ठीक। वहाँ काफी गर्मा गर्मी भी हुई, काफी भी आगे सुबह मैच था। तो फिर जुएद भाई ने मुझे वहां खिलाया। तो
फिर उस मैच में, वही मैच में पाकिस्तान की टीम ने अंडर परफॉर्म किया। 74 पे आउट हो गई थी पूरी टीम, जिसमें फिल सिमंस ने आई थिंक 6 आउट किए थे। तो इस तरह जुएद भाई को कप्तानी से उतारा गया। जब वापस आए तो जुएद भाई ने कहा, उस वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि आप नहीं मेरे साथ खेलना चाहते तो ठीक है, मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ। तो तो अच्छा, जुएद भाई ने कप्तानी छोड़ दी थी। ये जो ग्रुप बंदी होती है, क्या ये हमेशा से पाकिस्तान टीम में रहती है? जब इमरान भाई थे तो उस वक्त नहीं थी, अच्छा, क्योंकि इमरान भाई से सब डरते थे। उस वक्त कोई पीछे कोई होता होगा, लेकिन इमरान भाई के सामने तो नो वे। नो वे। जो भी 19-20 करता था, इमरान भाई सबसे पहले उसको निकालते थे। जो भी ठीक। सियासी नजर आ जाता था ना एक्टिविटीज में, कि ये प्लेयरों के एक दूसरे के प्लेयरों की बातें एक दूसरे को बताते हैं या बैक बैटिंग करते हैं, जी तो जी। इमरान भाई सबसे पहले उसको पकड़ते थे। चाहे वो ठीक। जितना बड़ा प्लेयर हो, उसको निकाल देते थे। तो सब डरते थे। ये चीजें इमरान भाई के बाद पैदा हुई हैं, क्योंकि जुएद भाई वेरी ऑनेस्ट मैन है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला है, और वो चाहते भी ये थे कि जितने भी यंगस्टर आते हैं ना, ये मेरी तरह परफॉर्म करें और अपना नाम बनाएं। क्योंकि उन्हें पता था कि ये, वो कहते होते थे, यार आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, यहाँ आपको बड़ा मौका मिला, आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। आपके घर वाले सारी उम्र बैठ के खाएंगे, तो आप अच्छा प्लेयर बन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के जुएद भाई का बताना कई प्लेयरों को पसंद नहीं आता था। अच्छा। और जब वो परफॉर्म कर देते थे तो जुएद भाई के सामने खड़े हो जाते थे। अच्छा। हाँ, सही है। वो ऐसे भी हुआ है। और कई प्लेयरों ने तो जुएद भाई को ड्रेसिंग रूम में बड़ा बुरा भला भी कहा हुआ है। और चले, मतलब है कि ग्रेट, लेकिन ग्रेट इंसान है जुएद भाई। और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जितना माइंड उनका क्रिकेट में है, वो तो इतना अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है कि वो चलता प्लेयर दे के बता देते कि आज ये इतना करेगा। सही है। और सही। आपको पता कि जितने भी प्लेयर हैं, सब मानते हैं कि जुएद भाई ने हमें बताया तो हमने रन किए। तो सही है। देखें, वही जुएद भाई हैं जिनसे आज काम ही नहीं लिया जा रहा। वो तो खुद एक, जिनको दुनिया मानती है कि ये क्रिकेट ब्रेन है, तो उसको बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड ने नहीं माना अभी तक। नहीं, कितने एडवाइजर रखे हुए, कितने कोच, ये सब कोच एक तरफ लगा दें और जुएद भाई को एक तरफ कर दें, तो फिर भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और जिस सही। तरह ये पिछला मैच हारा है, पाकिस्तान जीता हुआ मैच आ रहा है भाई, अगर कप्तान ने फील्डिंग खोल दी है तो आप बाहर किस लिए बैठे हुए 4 कप्तान? तो आप मैसेज दो ना, अंदर अंदर बाहर से इंस्ट्रक्शन दो कि भाई अंदर इस तरह आप कप्तानी गलत कर रहे हो, इस तरह आप इन पर अटैक करो। तो वो सही। देखें देखें ये तो ये फेलियर है इनकी बिल्कुल। मैनेजमेंट का। ना इसकी सही है। बात याद आ गई जी, जी। आपने, वो जिस तरह इसने कहा जावेद मियांदाद को काम क्यों नहीं बोर्ड में मिलता, मसलन उनको क्यों नहीं हेड लगाते। ये वो आकिब जावेद की बात सुन रहा है। आकिब जावेद कह रहा है कि ये, वो भी कह रहा है कि मैं भी छोटा मोटा कोच बन जाऊंगा, बट आई नेवर विल बी एबल टू बी ए हेड कोच ऑफ एनी टीम बिकॉज ऑफ द माफिया इन द क्रिकेट बोर्ड। दैट्स व्हाट आकिब जावेद सेड। और दूसरी तरफ आमिर सुहेल भी कह रहा है कि वो जावेद भाई के बाद जब वो चले गए हैं, उसके बाद मैच फिक्सिंग स्टार्ट हुई है। सो देखें, हमारे तो वो बहुत ऑनेस्ट आदमी, जो बड़े प्लेयर थे इमरान खान, जावेद मियांदाद के होते, ये काम नहीं हुआ, ये उसके बाद स्टार्ट हुआ है। चलें, अता भाई, मैं लास्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लेम गेम है, क्या ये किसी तरह आप सब लोग बैठ के ख़त्म नहीं हो सकती? जो एविडेंस आपके पास हैं वो आप पेश कर दें, जो उनके पास है वो पेश कर दें। और कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब मसला जो है ख़त्म हो जाए? काजी साहब, पहले तो बात यह है कि एक बात मैं क्लियर कर दूं कि लोग कहते हैं कि जी इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। भाई बदनामी मैंने तो नहीं कराई। भाई आप मेरा नाम लेते हो, ये जी अताउर मान ये कर गया, अताउर मान ये कर, जब अताउर मान जवाब देता है इससे बदनामी हो जाती है। ये देखें, इन्होंने स्टार्ट किया, राशिद लतीफ ने स्टार्ट किया, आपके सामने है। इन्होंने अपने किसी दोस्त के प्रोग्राम चैनल पे बोला है ये सारा कुछ।
ये पैसे लेता है, ये चला जाता है, हम्म, और ये मुनाफिक है, झूठा है, जो भी कुछ उसने कहना था, ठीक है। तो सही इन मेरे बोलने से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, और इनके बोलने से पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। ये भी लोगों को देखना चाहिए। सही है। मैंने तो हमेशा पाकिस्तान के लिए का एहतराम, इज्जत का एहतराम किया कि मेरी वजह से कि पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान ना हो। मैं तो चुप करके आगे बैठ गया हुआ हूँ। लेकिन ये जब सिलसिला शुरू है कि हमारे जो एक्स चेयरमैन थे खालिद महमूद साहब, तो उन्होंने जब ये कहा कि जी अगर अताउर रहमान बयान चेंज ना करते, क्योंकि उन्हें सारी स्टोरी का पता था, क्योंकि चेयरमैन थे उस वक्त, कि चेंज ना करता मैं स्टेटमेंट, तो वसीम अकरम पे भी लाइफ बैन था। तो जब मीडिया ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि ये हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद साहब, तो इसमें मैंने कौन सी बदनामी कर दी। सही तो अच्छा, बाकी बाकी जो चीज है एविडेंस की, तो ये लेकर आ जाए, मैं भी दे दूंगा इनको। ये हलफ अच्छा, उठाने के इन्होंने नहीं किया, मैं हलफ देता हूँ दुनिया के सामने कि मैंने ये काम नहीं किया। सही बस इतनी सी बात है। ये तो बिल्कुल अब आपके जो मेरी क्रेडिबिलिटी डैमेज की हुई है और लोगों के सामने मुझे फिक्सर बना के पेश किया हुआ है, तो सही है ताकि जी। लोगों को पता चल जाए हकीकत क्या है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हकीकत का पता लगना अच्छा, चाहिए। बट अच्छा, साहब लास्ट वर्ड्स। जी। अच्छा, आपने कहा आपने वो जब स्टेटमेंट वसीम अकरम के कहने पे चेंज की, तो अब आपको अफसोस होता है उसको कि आपने ना बदली होती तो शायद हमारे लोग उस वक्त कोई स्टॉप आ जाता इस चीज को। हाँ भाई, मुझे अफसोस होता है कि मैं जिंदगी में अगर किसी यंग कोई ऐसा मामला आए गवाही का, तो कभी जिंदगी में ऐसा काम ना करें किसी को बचाने के लिए। जो हकीकत है वही बता देने, उसी पे स्टैंड करना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल सही है। इससे उस बिल्कुल इससे उसकी क्रेडिबिलिटी भी बरकरार रहेगी, और वो कई चीजों से बच जाएगा। दुनिया के नुक्ताचीनी से भी बच जाएगा, और दुनिया की नजरों से भी बच जाएगा। और सच सच ही होता है यार। बिल्कुल ये अल्लाह ताला का कानून है कि सच को आंच नहीं है। जी। मैं अच्छा एक बात इस पे खत्म करता हूँ जावेद भाई, जी जी मेरा जो इसमें यही है कि जिस तरह ये लोगों को दोबारा जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको चांस देते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या, ये अगर इनका कोई कारोबार हो, गाड़ी कंपनी हो, क्या ये उन्हीं लोगों को दोबारा हायर करेंगे जिन्होंने इनके साथ चीटिंग की हो? जिस तरह ये दूसरे खिलाड़ियों को वो चीटिंग करते हैं, वो उनको ले जा रही है, ये क्या यंगस्टर के ऊपर क्या उनको क्या दे रहे हैं, रोल मॉडल उनको क्या मिलेंगे, आइडियल उनके क्या होंगे? तो आई थिंक इट शुड बी अ लाइफ बैन एनीवे, व्हाट यू से आता भाई। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून नहीं है, ठीक है। आप भी कह सकते हो लाइफ बैन है, लेकिन जिन्होंने आपके सामने जिन्होंने किया है उनको फिर टीम में लेकर आए। लोग जेलों से होकर पाकिस्तान टीम में आ गए, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे ठीक भी है। पाकिस्तान और में ये जो देखो, ये टू पाकिस्तान में जो फेसेस कानून जो है, कानून है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान का जो बोर्ड कानून का है बोर्ड जो टू फेसेस करता है कि इनके लिए ये कानून है और बड़े के लिए ये कानून है, ठीक बिल्कुल है। तो जब बिल्कुल आपने हम बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं, सलीम भाई बोलते हैं किस लिए बोलते हैं, कि भाई अगर वो भी तो उस चीज का हिस्सा थे, अगर आप हमें समझते हैं कि हम भी क्रिमिनल हैं, तो वो भी उस चीज का हिस्सा थे ना, जिनको आपने बोर्ड में लगाया हुआ। सही है। उनके बिल्कुल लिए सही है। आपने बिल्कुल सही है। अगर सलूक करना तो यकसा सलूक करो फिर। बिल्कुल आता पाकिस्तान में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़ सब भी जानते हैं कि जो कानून है वो गरीब के लिए है, जो अलीट क्लास होती है उसके लिए नहीं होती है, जो माफिया होता है दे गेट अवे विद एवरीथिंग। हाँ देखें, अब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसकी क्या ठीक है। वजह, क्यों नहीं लिया उन्होंने? उसकी वजह यह है कि वसीम भाई क्योंकि वेरी क्लोज टू इमरान भाई, हम्म, तो इस वजह से वो चुप है। अच्छा हमारा चलिए पाकिस्तानी ठीक। खून आड़े आ जाता है। जी पाकिस्तानी जी खून यहाँ पे हम, ये पाकिस्तानी खून है ना कि हम ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करते हैं, जायज हो ना जायज हो, जिस तरह के, ये नहीं देखते कि उसका माशरे पे या क्या असर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ हाँ यहाँ
यहाँ पर मैं सिर्फ ये अगर अगर आपने इसको हमेशा के लिए खत्म करना है ना, जी जी एक नई GIT बनाए, उसमें सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सब प्लेयरों के एसेट चेक करें, किसने कितना कितना माल बनाया, तो सब आपके सामने आ जाएगा। देखेंगे हर एक का एहतसाब कर रहे हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ का आपने एहतसाब किया है, ठीक है, आपके नैब आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो चले आप वो भी तो एक इंक्वायरी बिठा दें ताकि हमेशा के लिए ये चीजें खत्म हो जाए। नवाज शरीफ साहब भी तो लंदन में आकर बैठ गए ना, वो तो अब मैंने आपको बताया ना कि अलीट नहीं, के लिए लेकिन ये नवाज शरीफ अकेला थोड़ी है, दूसरे भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही कह इमरान भाई के पीछे भी तो ऐसे लोग हैं जो हर पार्टी में रहे हैं, बिल्कुल तो इस वजह से भी थोड़ा सा आप, क्योंकि मुझे पता है कि ये पाकिस्तान में ये सियासत कैसे चल रही है, तो हम भी खबरें सुनते हैं ना, जी तो जी आपको अंदाजा तो हो ही जाता है। सही है तो बिल्कुल। अता उस भाई, वजह से Ata bhai, thank you very much for your time, and it was a pleasure talking to you. And I hope कि आपको वो ज़माना याद ना आया होगा इस प्रोग्राम से, जिसके दुख में आपने 10 साल अपने क्रिकेट करियर के खोए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और असद भाई आपका भी थैंक यू, एंड आपका इसलिए भी थैंक यू असद भाई कि यू हैव चोजन मी to be with you in this cricket. Thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, अताउर रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ठीक है भाई साहब, जब एनी टाइम अगर आप जो भी क्रिकेट के बारे में पूछना चाहें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा तरक्की दे आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यही था आज का क्रिकनेट, और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आई होंगी जो शायद आप ना जानते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्रिकनेट को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और वीडियो के नीचे कमेंट्स जो हैं वो भी जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज, अगले प्रोग्राम तक।